हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन मर्जर एंड एक्वाजिशन के बारे में। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम इसके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के मीनिंग के बारे में बात करेंगे, मर्जर और एक्वाजिशन होते क्या है, और रिवर्स मर्जर के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि कॉर्पोरेट पुनः संरचनाकरण होता क्या है। मतलब कि जो कंपनी है उसकी जो संरचना है उसमें मतलब चेंज करना, उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना होता है हमारा रिस्ट्रक्चरिंग। और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। विलय, मर्जर हो गया हमारा कंपनियों का जो होता है। अधिग्रहण, टेक ओवर कर लेना किसी दूसरी कंपनी द्वारा। कॉर्पोरेट नियंत्रण, विनिवेश कर देना उसका। इन सबको सम्मिलित करते हैं इसके अंदर। तो जो हमारा विलय और अधिप्राप्ति के अंतर्गत एक से अधिक कंप्यूटर संसाधनों को एकत्रित किया जाता है और उनको हम संयुक्त रूप से चयन पर उपक्रम को शेयर किया के लाभ प्राप्त हो सके। मतलब हम क्या करते हैं कि जो विलय और अधिप्राप्ति या अधिग्रहण करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा कंपनियों के संसाधन होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं ताकि उनको हम इकट्ठा चला सकते, संयुक्त रूप से चला सके और हम साइनर्जी जो होता है उसके लाभ प्राप्त कर सके। मतलब कि साइनर्जी क्या होता है कि किसी चीज़ को हम अलग अलग कर रहे हैं उससे बेहतर अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उसके जो बेनिफिट होते हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। एक तरह से एकीकरण के बेनिफिट भी मिलते हैं। तो एक तरह से ये यही होता है विलय और अधिग्रहण जो होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर मर्जर, कि विलय होता क्या है। विलय शब्द में स्मेकन, एकीकरण और संविलियन शामिल है। मतलब मर्जर करते हैं उसके अंदर हम किसी चीज़ को शामिल कर रहे हैं या फिर किसी दो कंपनी का एकीकरण कर रहे हैं, संविलियन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं विलय शब्द के अंदर, विलय के अंतर्गत। और यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब दो या अधिक विद्यमान कंपनियां एक साथ जुड़ती है। मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां जब एक साथ जुड़कर नई कंपनी बना रही है कोई भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मर्जर कहेंगे। वो हमारा क्या होता है, मर्जर होता है। और अगर जो हमारी कोई विद्यमान कंपनी है, बड़ी कंपनी जो पहले से ही है, अगर उसके साथ दूसरी छोटी कंपनी उसको उसके अंदर मिला दे रहे हैं, बड़ी कंपनी के अंदर छोटी कंपनी को मिला रहे हैं और उसके बाद नई कंपनी बन रही है, तो उसको हम समेकन या एकीकरण कहेंगे। उसको विलय नहीं कहेंगे, समेकन या एकीकरण के नाम से जानेंगे उसे। और अगर जो हमारी विद्यमान कंपनी है वो किसी अन्य विद्यमान कंपनी में विलीन हो रही है तो उसको संविलियन कहते हैं। मतलब ये अलग अलग टर्म्स है मर्जर के अंदर। एक हमारी समेकन या एकीकरण करना और एक हमारी संविलियन करना। तो ये सब अलग अलग टर्म्स हैं क्या क्या होती हैं। और इसके बाद हमें बताया गया कि विलय जो हमारा मर्जर है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है उसकी, कब हम उसको मर्जर मानेंगे कि भाई मर्जर हुआ है। सबसे फर्स्ट हमें देखा कि विलय के अंतर्गत दो कंपनियों की संपत्तियों को एक कंपनी के नियंत्रण में लाया जाता है। मतलब दो कंपनियां उससे एक कंपनी बना ली हमने, मिलाकर उनकी संपत्तियां जो भी मतलब सारी चीज़ें उसके एसेट्स वैसेट्स मिलाकर। और ऐसी कंपनी दो मूल कंपनियों में से कोई एक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। मतलब अस्तित्व में कोई एक कंपनी वो बन भी सकते हैं, मतलब बनने के बाद वो अस्तित्व में हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, या फिर नई कंपनी बन सकती है सीधा, मतलब दोनों ही कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो इसके अंदर क्या है कि हम दो कंपनियों को ज़्यादातर एक कंपनी के नियंत्रण में लाते हैं, चाहे वो नई कंपनी बना कर लाते हो, चाहे मिला कर लाते हो दो कंपनियों को। उसके बाद है विलय में एक या अधिक जो विद्यमान कंपनियां हैं उनकी सभी संपत्तियां और दायित्व अन्य विद्यमान नई कंपनी के पास हस्तांतरित हो जाते हैं। मतलब कि ट्रांसफर हो जाते हैं जब दो कंपनियां मिलकर, तो उसकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो नई कंपनी बनेगी उसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके माने जाएंगे वो। उसके बाद है विलय में एक कंपनी अन्य कंपनी के स्वामित्व को लेती है तथा इसके व्यवसाय को अपने व्यवसाय में मिला लेती है। मर्जर के अंतर्गत क्या होता है कि ये कंपनी जो मतलब विलय कर रही है कंपनी, और जिसके अंदर विलय हो रहा है, तो जो विलय होने वाली कंपनी जो होती है वो क्या करती है, वो दूसरी कंपनी जो मतलब विलय कर रही है अपना, तो उसके स्वामित्व को ले लेती है सारी, जो भी उसकी एसेट्स होगी, मतलब उसकी ओनरशिप जो भी है, और उसके व्यवसाय को अपने व्यवसाय में मिला लेगी, उसके बिजनेस को ले लेती है पूरे को। और विलय शब्द का उपयोग विस्तार और विविधीकरण हेतु दो अधिक कंपनियों को प्रकट करने में होता है। मतलब ये विस्तार कर रही है कोई कंपनी या फिर उसको डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो इसलिए वो दो या दो अधिक कंपनियां विलय कर सकती है, मर्जर कर सकती है।
इसके अंदर रहता है मर्जर के अंदर। उसके बाद जो हमारा है अधिग्रहण, एक्विजिशन। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि जो संपत्तियों में स्वामित्व दाव को प्राप्त करने को संधि करता है। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्वामित्व ओनरशिप राइट की बात करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं एक्विजिशन के अंदर करते। उसके अंदर तो हम उनको मिला रहे थे कंपनियों को। इसके अंदर हम संपत्तियों का जो हमारा ओनरशिप राइट होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनियों द्वारा जो संपत्तियों में स्वामित्व प्राप्त किया जाता है या अन्य कंपनियों की धनराशि पर नियंत्रण किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एसेट्स है किसी कंपनी की उसमें हम ओनरशिप ले रहे हैं या फिर कंपनी की जो धनराशि उस पर नियंत्रण कर रहे हैं। मतलब उसकी जो भी एसेट्स है, वेल्थ है उसकी किसी अन्य कंपनी की, तो उस पर अपनी कंट्रोल मतलब कर रहे हैं। इसके अंदर जो एक्विजिशन होता है, अन्य कंपनी जिसका नियंत्रण प्राप्त किया जाता है वह एक प्रथम कंपनी बनी रहती है। मतलब जिसका हम नियंत्रण ले रहे हैं वो भी मतलब अलग से कंपनी रहेगी। इसके अंदर मर्जर के अंदर तो वो एक हो जाती है, लेकिन इसके अंदर वो अलग से बनी रहेगी जिसका हम नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इसका नियंत्रण बदल जाता है। मतलब इसका कंट्रोल दूसरी कंपनी के हाथ में चला जाएगा, लेकिन प्रथम कंपनी का। अधिग्रहण तब होता है जब कोई कंपनी किसी तरीके से अन्य विद्यमान कंपनी के अंश पूंजी में, मतलब इसके अंदर क्या है कि शेयर कैपिटल में वो कंट्रोलेबल इंटरेस्ट जो होता है उसको क्रय कर लेती है जो पहले से विद्यमान कंपनी है। अधिग्रहण हमारा कब होगा, जब कोई कंपनी है वो क्या कर लेगी, किसी अन्य जो पहले से स्थापित कंपनी है उसकी अंश पूंजी शेयर कैपिटल में कंट्रोलेबल इंटरेस्ट को क्रय कर लेती है, खरीद लेती है। और ये किस किस तरीके से हो सकता है, अन्य कंपनी में नियंत्रणकारी हित रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ समझौता करके। मतलब दूसरी कंपनी के अंतर्गत जो भी मतलब कंट्रोलेबल राइट रखते हैं उनके साथ समझौता कर लिया आपने, उसका मतलब दूसरी कंपनी ने किसी अन्य कंपनी में जिसके साथ मतलब वो कंट्रोल लेना चाहते हैं जिस कंपनी का, और अन्य कंपनी द्वारा जारी किए गए नए अंशों में विधान करके। मतलब जो अन्य कंपनी है वो जो अंश जारी कर रही है नए अंश, उनमें हमने अपना कुछ मतलब इन्वेस्ट कर दिया, उसमें अभिदान कर दिया कुछ ना कुछ, मतलब उनको खरीद लिया नए अंशों को एक तरह से। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज में अन्य कंपनी के अंश करा करके। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें हमने उसके अंश करा कर लिए उस कंपनी के जो दूसरी कंपनी है, और अन्य कंपनी के जो विद्यमान अंशधारक है उनके अंशों को क्रय कर का प्रस्ताव करके। मतलब जो पहले से अंशधारक है उसके शेयर होल्डर्स है उनको हमने परचेज का प्रस्ताव रख दिया अंश क्रय करने का। तो मतलब अंशों के जरिए इसमें नियंत्रण करती है एक्विजिशन के अंतर्गत। अधिग्रहण शब्द का प्रयोग अधिप्राप्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसकी अधिप्राप्ति का अन्य रूप क्या है, इसके अंदर दो कंपनियों के बीच जो हमने ज़्यादा सुन रखा है होल्डिंग और सब्सिडरी के रूप में भी हो सकता है। मतलब अधिग्रहण के अंदर भी अधिप्राप्ति हो सकती है, और जो हमारा ये होल्डिंग और सब्सिडरी है इसके रूप में भी हो सकती है। जो हमारी सूत्रधारी कंपनी होती है उसका आशय कौन सा होता है, जिसकी सहायक कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो अपनी कई ना मतलब बहुत सारी जो है या एक से ज़्यादा अपनी सहायक कंपनियां सब्सिडरी कंपनियां स्थापित कर लेती है। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो क्या करती है, अन्य कंपनी के संचालक मंडल की संरचना का नियंत्रण करती है। मतलब जो अन्य कंपनी है यानी कि जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसके संचालक मंडल की संरचना का नियंत्रण करती है। मतलब जो उसकी डायरेक्टर्स का जो मतलब बोर्ड बना हुआ है उसकी संरचना जो होती है उस पर कंट्रोल होता है, मतलब कंट्रोल रखते एक तरह से। और अन्य कंपनी की क्षमता अंश पूंजी के सामान्य अंकित मूल्य के मतलब आधे से अधिक को भी दान करती है। मतलब जो उसके आधे शेयर्स है, शेयर्स का जो अंकित मूल्य मतलब पेड अप वैल्यू जो है उसकी मतलब उसका आधे से अधिक जो होती है वो खरीद लेती है, उसको मतलब अपने कंट्रोल में रखती है, धारण कर देती है। मतलब आद्या कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है। मतलब जो जिसका ये जो अंश पूंजी खरीदेगी ना जो हमारी होल्डिंग कंपनी है तो उसको हम सहायक कंपनी कहते हैं। तो हमने देखा था कंपनी अधिनियम 2013 की मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 287 के अनुसार बता रखा है कि किसी अन्य कंपनी जो है सूत्रधारी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी के संबंध में सहायक कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें सूत्रधारी कंपनी। मतलब सहायक कंपनी कौन सी होती है उसमें फिर से वही बता रखा है। सहायक कंपनी हमारी वो होगी जिसके अंदर जो हमारी होल्डिंग
जो कंपनी है वो क्या कर रही है, निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण रखती है, या फिर उसके आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो स्वयं या फिर अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ मिलकर करती है। मतलब उसकी सब्सिडी कंपनी तो बहुत सारी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब वो क्या कर रही है, उसके कुल अंश पूंजी के जो दूसरी कंपनी है उसके आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो खुद कर रही है या फिर सहायक कंपनियों के साथ मिलकर कर रही है। स्वयं भी कर सकती है, फिर अन्य कंपनियों को मिलाकर भी कर सकती है, तो वो हमारी सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। उसके बाद बता रहा है कि इसमें एक जो सरकार है उसने क्या कर रखा है कि परते नहीं होगी, निर्धारित मतलब जितनी संख्या उसने निर्धारित कर रखी है ना गवर्नमेंट ने, तो उससे ज़्यादा जो है सहायक कंपनी जो होगी वो नहीं रख सकती, कोई भी नियंत्रक कंपनी है। तो नियंत्रक कंपनी सहायक कंपनी से बता रखा है, ये जो हमारी परतें बता रखी है इसके अंदर। और किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड की संरचना किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित की गई समझी जाएगी जब वह अन्य कंपनी अपनी इच्छा अनुसार उस कंपनी के निदेशकों या उनके बहुमत की नियुक्ति कर सकती है या उन्हें हटा सकती है। मतलब हम किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित जब समझेंगे किसी भी कंपनी को, जब उसके जो निदेशक मंडल है, मतलब उसकी संरचना में वो इंटरफेयर कर रही है, जो उसका डायरेक्टर बोर्ड है उस कंपनी का, दूसरी कंपनी का, उसमें वो इंटरफेयर कर रही है। और उसके जो निदेशक है, उसके डायरेक्टर है या उनके बहुमत की नियुक्ति भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकती है बहुमत की मदद से। मतलब उसका कंट्रोल है ज़्यादातर उस कंपनी में, तभी वो हमारी क्या मानी जाएगी, नियंत्रित की हुई मानी जाएगी वो कंपनी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। उसके अंतर्गत जो हमारी जो दोनों कंपनियां हैं, जो हमारी ज़्यादातर जो हमारी होल्डिंग कंपनी होती है वो बड़े आकार की होती है, जो सब्सिडी कंपनी होती है वो छोटे आकार की होती है, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी स्थापित करती है। और सहायक कंपनी जो होती है वो सूत्रधारी कंपनी का निवेश और वित्तीय सहायक के रूप में कार्य करती है। मतलब जो हमारी होल्डिंग कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है और उसके फाइनेंस है, मतलब एक तरह से उसकी सहायता करती है होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियां। और जो हमारा लेखांकन मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, उसने एकीकरण को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। जो हमारा मर्जर है, एक तरह से एकीकरण जो है हमारा, उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट हमारा मर्जर होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। एकीकरण मतलब अमलगमेशन के बारे में बात हो रही है, मर्जर के बारे में नहीं हो रही। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, दो तरह का होता है हमारा। सबसे फर्स्ट वाले में हम बात करते हैं जो हमारा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मतलब विलय की प्रकृति का एकीकरण कर रहे हैं हम। मतलब वो एक तरह से मर्जर की तरह ही माना जाएगा हमारा जो एकीकरण होगा। इसमें हमारा जो हस्तांतरक है, ट्रांसफरक जो है हमारा, ट्रांसफर जो है वो कंपनी की सभी संपत्तियां और दायित्व एकीकरण के बाद हस्तांतरित कंपनियों की संपत्तियां और दायित्व बन जाते हैं। मतलब हस्तांतरक कौन सी कंपनी होती है हमारी, जो मर्जर कर रही है एक तरह से अपनी कंपनी का। और जो हस्तांतरण एंड ट्रांसफर कंपनी जो है जिसका मतलब मर्जर हो रहा है, मर्जर कर रही है और जिसके अंदर हो रहा है, वो हमारी ट्रांसफरी कंपनी हो जाती है। तो इसमें जो सारी उसकी जो एसेट्स लायबिलिटीज़ है वो सारी ट्रांसफरी कंपनी की बन जाएगी। मतलब जिसके अंदर हस्तांतरण हो रहा है जिस कंपनी के अंदर, उसकी मानी जाएगी, उसके बन जाते हैं इसके अंदर। और जो हस्तांतरक कंपनी कंपनी की क्षमता अंशों के अंकित मूल्य कम से कम उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारी ट्रांसफर कंपनी है उसके जो भी क्षमता अंश इक्विटी शेयर्स है उनके कम से कम 90% धारिता रखने वाले अंशधारक एकीकरण की दशा में हस्तांतरित कंपनी की क्षमता अंशधारक हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारी ट्रांसफर कंपनी है उसके जो 90% कम से कम शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो किसके हो जाते हैं, ट्रांसफर कंपनी होता है जिसके अंदर अमलगमेशन हो रहा है। एक तरह से तो मर्जर हो रहा है, मर्जर की बात हो रही है तो मर्जर हो रहा है जिस कंपनी का, उसके शेयरदार मतलब अंशधारक शेयर होल्डर्स बन जाते हैं वो हस्तांतरण कंपनी से। उसके बाद बता गया कि हस्तांतरण कंपनी की ऐसी क्षमता अंशधारकों द्वारा प्राप्त एकीकरण का प्रतिफल जो हस्तांतरित कंपनी की क्षमता अंशधारक बनने को सहमत है।
मतलब जो ट्रांसफर कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, वो अगर वो हस्तांतरित कंपनी के समता अंशधारक मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने को सहमत है, अगर वो बनना चाहते हैं उसके जो शेयर होल्डर्स है, तो उन्हें हस्तांतरित कंपनी जो है, हमारी ट्रांसफरी कंपनी जो है, वो क्षमता अंश जारी करके मुक्त कर दिया जाता है। मतलब उन्हें, मतलब जो वो प्रतिफल देगी ना, हमारी हस्तांतरण कंपनी को, ट्रांसफर कंपनी प्रतिफल देगी एकीकरण का, मतलब एक तरह से जो जो अमलगमेशन कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ वो रिटर्न में भी देगी। तो उसके बदले वो क्या करती है, जो अपनी कंपनी है, जो उसकी ट्रांसफरी कंपनी है, उसके अगर वो अंशधारक बनने को सहमत हो जाए, तो हस्तांतरित कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स जारी कर देती है, इक्विटी शेयर्स, और उसके बाद उनको मुक्त कर देते, मतलब वो हमारे फिर ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं रहते। एक तरह से उनको मुक्त कर दिया जाता है, एक तरह से प्रतिफल के तौर पर करती है ये। उसके बाद है हस्तांतरक, जो हमारी ट्रांसफर कंपनी है, उसका व्यवसाय हस्तांतरित कंपनी द्वारा एकीकरण के पश्चात भी चलाया जा सकता है। मतलब ट्रांसफर कंपनी का व्यवसाय जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी है, जिसके अंदर हमारा एकीकरण हो रहा है, उसके पश्चात भी चला सकते हैं। मतलब बेशक हम उसका ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन फिर भी हम अमलगमेशन के बाद उसका बिजनेस चला सकते हैं। इसके अंदर जो मर्जर के टाइप का अमलगमेशन होता है, उसके बाद आगे जहाँ जो हमारी ट्रांसफ़र कंपनी है, उसकी संपत्तियाँ और दायित्व को हस्तांतरित कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। मतलब इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाते हैं, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, जो हमारी हस्तांतर ट्रांसफ़र कंपनी है उसकी जो संपत्तियां और दायित्वों के पुस्तकीय मूल्य में कोई समायोजन नहीं किया जाता। मतलब उसकी हम जो बुक वैल्यू है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं करते, मतलब वैसे के वैसे ही जो हमारे वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें दिखाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, मतलब परचेज के उसमें हमारा अमलगमेशन कब माना जाएगा कि वो परचेज की प्रकृति का है, जब जो हमारा मतलब जो हमारे ये ऊपर 5 शर्तें हैं, जो हमारी मर्जर के केस में है, अगर ये 5 शर्तें पूरी नहीं हो रही है, तो उसको हम परचेज की प्रकृति का मानेंगे अमलगमेशन को। और ये ऐसे एकीकरण होता है जो वास्तव में एक ऐसा माध्यम प्रदान करते हैं जिससे एक कंपनी दूसरी का अधिग्रहण कर लेती है। इसमें भी क्या होता है कि अधिग्रहण होता है कंपनी का। और इस प्रकार जो समामेलित एकीकृत कंपनी की क्षमता अंशधारक के एकीकृत कंपनी की क्षमता में आनुपातिक अंश बनाए नहीं रखते। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि वो जो है जो एक अमलगमेटेड जो हमारी कंपनी बनी है, उसके जो क्षमता अंशधारक होते हैं, इसमें क्या होता है कि एकीकृत कंपनी की क्षमता में, मतलब इसमें उनका जो शेयर्स होते हैं वो नहीं बनाए रखते। जैसे उसमें तो वो क्या था कि वो शेयर्स खरीद रहे थे 90% या जो भी मतलब उसकी शर्तें थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अंदर क्या है कि वो अंश नहीं बनाए रखते, मतलब ना तो खरीदते और ना ही जो अधिग्रहित कंपनी है उसके व्यवसाय को एकीकरण के बाद चालू रखते हैं। लेकिन उसके अंदर तो क्या होता है कि बिजनेस हमारा चालू रहता है, जो फर्स्ट वाला केस है, और सेकंड वाले में नहीं रहता है, जो हमारा परचेज वाला केस है, मतलब इसमें खरीद ही रहे हैं सीधा। इसमें क्या बता रहा है कि विलय की प्रकृति का एकीकरण और क्या की प्रकृति का एकीकरण हस्तांतरित कंपनी की बहियों में विलय संबंधी लेन देनों के और के संबंध में महत्वपूर्ण होता है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह का अमलगमेशन कर रहे हैं, तभी जो उसकी जो कंपनी है उसकी जो भी बुक्स होगी उसमें हम उसका जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है वो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही। तो यही थे हमारे दोनों इसके अंदर अमलगमेशन क्या होता है, हमारा एकीकरण जो होता है। उसके बाद हमारा रिवर्स मर्जर, प्रतिवारित विलय। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी लाभ कमाने वाली कंपनी होती है, वो किसी जो हानि पर चल रही है कोई कंपनी दूसरी कंपनी, उसको अपने अंदर मिला लेती है। मतलब इसके अंदर भी मर्जर होता है दो कंपनियों का, क्योंकि जो हमारी लाभ वाली कंपनी और दूसरी जो हानि वाली कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है इसके अंदर, रिवर्स मर्जर के अंदर। और इसके अंदर क्या करना होता है, जो विलय होने वाली कंपनी है, मतलब इसके अंदर जो हमारी दूसरी कंपनी है वो रुग्ण कंपनी है,
या फिर जो हमारी हानि पर चलने वाली कंपनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मर्जर के अंदर जो हमारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है उसके माध्यम से होना चाहिए। ऐसा जो मर्जर होगा हमारा वो किसके, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से होना चाहिए। मतलब कि हमारा ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग बोर्ड होता है, उसके माध्यम से करना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। और जो प्रतिवारित जो ये मर्जर है, इसकी दशा में जो हस्तांतरित कंपनी अधिनियम 1961 के अधीन रियायतों और छूटों की भी अधिकार, मतलब वो क्या करती है, जो हमारी हस्तांतरित कंपनी है, मतलब हमारी ट्रांसफरी कंपनी जो है वो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसके अंतर्गत उसको क्या मिलता है, छूट भी प्राप्त होती है उस कंपनी को, ट्रांसफरी कंपनी को। और जो इसके अंदर भी दो टाइप्स है हमारे, विलय और अधिप्राप्त। विलय और जो अधिप्राप्ति होती है उसके प्रकार को हम दो, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो सबसे फर्स्ट वाला है हमारा हॉरिजॉन्टल। जब एक ही उद्योग की प्रतिस्पर्धी, मतलब एक ही उद्योग है, उसी की दो या दो से अधिक कंपनियां हैं, मतलब उसके जो, हाँ उसी की बिजनेस है, दो या दो से अधिक, उनको बढ़ाने के लिए मिलती है, मतलब एक तरह से वो अपने मतलब उसको बढ़ाना चाहती है व्यवसाय को, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। इससे हमारी प्रतियोगिता कम होती है, मतलब हमें बड़े पैमाने के जो लाभ होते हैं वो मिलते हैं, शोध और विकास में भी मतलब फ़ायदा होगा अगर दो कंपनियां एक साथ मतलब मिल रही है। और उसके बाद उसको प्रबंध में भी, मैनेजमेंट में भी बेनिफिट मिलेगा, दो कंपनियां मिलेगी तो। उसके बाद ऐसे विलय की दशा में विलीन होने वाली कंपनी का उच्च प्रबंध अंशांतरित कंपनी के प्रबंध के पास पहुंच जाता है। मतलब जो कंपनी विलय कर रही है अपना, उसका जो प्रबंध है वो जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी है उसके पास पहुंच जाएगा, मतलब वो सारा कंट्रोल जो है वो ही करेगी फिर, जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी है एक तरह से। इससे जो हमारा एकाधिकार होता है, मोनोपोली होती है, उसको भी बढ़ावा मिलता है इससे। उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला है वर्टिकल मर्जर, इसके अंदर क्या है कि एक ही उद्योग में कार्य करने वाली या दो ऐसी कंपनियां एक साथ मिल जाती है, एक ही उद्योग में जो कार्य करती है, उसमें तो प्रतिशब्द मिल रही थी। और इसी इसमें क्या है, एक ही उद्योग में कार्य करने वाले दो कंपनियों का संयोजन होता है, जो उत्पादन या वितरण की विभिन्न अवस्था और प्रणालियों में होती है, मतलब कि जो अलग अलग तरीके से जिसकी मतलब प्रोडक्शन की वो जो मतलब यूज कर गया है एक तरह से प्रणाली, वो भी अलग है। और उसकी मार्केटिंग की भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की भी जो प्रणाली है वो अलग तरह की है, मतलब उसमें डिफरेंस है। ऐसे विलय से सामग्री की लागत और जो मतलब लागतें घटती है इससे एक तरह से। और जो हमारी सप्लाई है उसमें निश्चितता आ जाती है, मतलब एक तरह से स्टेबल सी हो जाती है वो। और अगर कोई कंपनी है वो अपने जो आपूर्तिकर्ता है, सप्लायर, अगर उसी का ही अधिग्रहण कर लेती है, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज होता है। और जो हमारा दूसरा बता रखा है फॉरवर्ड लिंकेज, वो जब होगा जब कंपनी जो अपने फुटकर विक्रेता या ग्राहक कंपनी का वो कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं एक तरह से, तो उसको हम फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। इससे बाजार में स्थिति मजबूत होगी अशांति कंपनी की, और इससे उन फर्मों का संपूर्ण योगदान होता है। इसके अंदर उदाहरण बता रखे हैं आईसीआईसीआई लिमिटेड और आईसीआई बैंक, मतलब जो जिन्होंने इस तरह का विलय किया है। उसके बाद हमारा थर्ड है कॉन्ग्लोमर्ट मैरिट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मतलब असंबंधित विलय, मतलब दो अलग एक ही उद्योग की फर्म है लेकिन वो उनका उद्योग मैच नहीं होता, फिर भी एक ही उद्योग में स्थापित फर्म तो है, लेकिन जो वो किसी अलग तरह के उद्योग से जुड़ रही है, मतलब जिनका उस उद्योग से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो इसमें क्या है कि दो डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट जो है, अ, अलग तरह की एक्टिविटीज करने वाली जो फर्में होती है वो शामिल होती है, मतलब बिल्कुल ही जिसमें डिफरेंस हो। और ऐसे विलय का उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे रिस्क के फैक्टर्स होते हैं उनका विविधीकरण करना होता है, उनको डाइवर्सिफाई करना अपने रिस्क को एक तरह से। तो उसके लिए हम इस तरह का मर्जर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फर्म व्यवसाय होता है वो असंबंधी व्यवसायिक रेखाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, मतलब जो हमारी डिफरेंट जो व्यवसाय करने वाली फर्म है उसके क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। असंयोजन के बाद व्यवसाय का
जब इसमें जैसे इसमें एग्जांपल से जैसे ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग फर्म कोई भी ट्रेडिंग की, उसके साथ मर्जर कर ले, मतलब अलग ही किसी कंपनी के साथ मर्जर हो रहा है। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनकी संख्या में कमी नहीं आती, मतलब वो हमारे वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, बेशक वो विलय कर ले तब भी, क्योंकि और तो फिर कॉम्पिटिटर्स होते ही गया फिर भी, बेशक कितनी कंपनियों का विलय हो जाए। आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। इसके अंदर हमारा रिवर्स मर्जर हो गया, मर्जर एक्विजिशन, इनके बारे में पढ़ा है, और अगली वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाई है। अगर आप कैसी लगी मतलब अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे तो मैं इंग्लिश में ही वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।